नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल्स चैनल्स में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डेली मेंस प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू करने की सोचा है कि हम रोज़ एक मेंस के क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न भी होगा, उसका एक आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, जिसके तहत आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि मेंस के प्रश्नोत्तर अभ्यास करने में आपको थोड़ा सुलभता प्राप्त होगी इससे। देखो, इस इनिशिएटिव को शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारण से कोचिंग नहीं कर रहे हैं और या फिर उनको जो कि प्रश्नोत्तर का अभ्यास नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर एक थोड़ी सी रेगुलरिटी लाने का, जिससे वो अभ्यास डेली बेस पे कर पाएँ और थोड़ा सा उनको एक आइडिया लग जाए कि प्रश्नोत्तर लिखने का क्या थोड़ा सा एक तरीका होता है या फिर जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनके प्रश्न कैसे होते हैं, उन प्रश्नों को कैसे समाधान करना चाहिए। और इसी के संबंध में थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता जाऊंगा। हर रोज़ क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपको पता चलते जाएंगे। देखो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी ये जो क्वेश्चन के जो इन क्वेश्चन का सोर्स है, ये आपका कोचिंग के क्वेश्चन से हो सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बहुत से आईएएस के, वहाँ से हो सकते हैं। आपके जो डेली करंट न्यूज होते हैं वहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टैटिक पोर्शन जो आपके बुक्स में होते हैं वहाँ से हो सकते हैं। तो अब देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने जो क्वेश्चन आंसर का ये मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से सही हो। ये सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी शुरुआती स्टेज में है, यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं पर उनको अभी आइडिया नहीं कि कैसे लिखा जाए, या फिर वो बच्चे जो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग महंगी कोचिंग को, तो उन तक ये चीज़ें थोड़ा सा पहुँचाने का एक थोड़ा सा जरिया है बस, और कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन जो इसका आंसर है, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ कमियां हो, जिन्हें आप अपने अपने ज्ञान के स्तर से आप हमें सुझाव के रूप में दे सकते हैं। हम उसे ज़रूर पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा यही एकदम सही है या यही गलत है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आप कितना भी अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख लो, वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए देखते हो, आप मेंस का जो टॉपर होता है वो भी 50% या 55% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त नहीं करता है ना। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 से हमने लिया है। प्रश्न संख्या 1 है हमारा। ये जीएस पेपर 3 से हम शुरू करते हैं। ये हमारा लवशना टूल्स चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए धार्मिक विद्वेष व कट्टरता एक बड़ी चुनौती को उपस्थित करता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं और इससे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन एटलीस्ट हमसे चाहता क्या है, क्या पूछना चाहता है। देखो, मेरा मानना है कि आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम होता है। तो कम से कम आप 1 मिनट अपने प्रश्न को समझने में दीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रश्न गलत समझ लिया जल्दबाजी में और उत्तर आपने उस अनुसार लिख दिया, तो आपका उत्तर जो आपको कुछ अंक मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो बेहतर क्या होगा कि हम प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझें, उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करें। चलो आओ देखते हैं। देखो, प्रश्न की पहले मुख्य मांग क्या है। एक तो यहाँ के जो मेन लाइन क्या है, एक है भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है, दूसरा धार्मिक विद्वेष व कट्टरता से संबंधित है। ये 2 टॉपिक इस प्रश्न में दिए गए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है। और एक चुनौती वाला शब्द जो है कि आपको सामने से दिख रहा है। तो अब प्रश्न जो कह रहा है कि जो धार्मिक विद्वेष व कट्टरता है एक बड़ी चुनौती है, किसमें, भारत की आंतरिक सुरक्षा में। ठीक है, बोला कि आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है। आपको अगर इस कथन से सहमत है तो आप इसके पक्ष में अपने बात दीजिए, व्याख्या कीजिए कि कैसे हाँ ये बात सही है। अगर आप सहमत नहीं तो आप इसके विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बोला कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है कि आंतरिक सुरक्षा में जो कि बाधित करता है या आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, तो इससे निपटने के कुछ उपाय या रणनीति आपको बताने हैं। क्वेश्चन के 2 डिमांड है। पहला पार्ट ये होगा, सेकेंड पार्ट आपका ये होगा। पहले पार्ट को आपको आंतरिक सुरक्षा संबंधित है, धार्मिक कट्टरता किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को आपको जो है कि आंतरिक सुरक्षा में चुनौती उत्पन्न करी, ये बताना है। सेकेंड में आपको इसके उपाय बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन की शब्द सीमा भी देख लो। यूपीएससी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सिविल सर्विस के एग्जाम में शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। 200 शब्द लिखा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो शब्द सीमा 200 के ही आसपास हो, थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि 200 का 300 हो जाए, 200 का 220-25 शब्द भी चलेंगे।
चलिए, उत्तर लिखने से पहले एक भूमिका तैयार करते हैं, इस प्रश्न के संदर्भ में तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोशिश की है, आप अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं कुछ। भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषाई, विविधता वाला देश है। यहाँ पर धार्मिकता का प्रभाव सभी वर्गों पर अपेक्षित रूप से अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो जितने सभी वर्ग हैं वो धर्म से कुछ ज़्यादा ही संबंध है बजाय दूसरे देशों के। अगर आप तुलना में देखो, जैसे यूरोपीय देश उतना धर्म से उतना वो अपने आप को रिलेट नहीं करते जितना अपने इंडिपेंडेंट और गवर्नमेंट से देखते हैं। ठीक है, भारत में धार्मिक विद्वेष आज़ादी के पहले से ही रहा है, जिसे आज़ादी के समय हुए बंटवारे ने और भी गहरा कर दिया है। आज़ादी के पहले आप समझ रहे हो 1909 का जो आया था रिफॉर्म, उसमें जो कि हिंदू मुस्लिम को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था अलग चुनाव प्रतिनिधित्व के रूप में। और उसके बाद जो आज़ादी हुआ 1947 का, हमारा देश दो देशों में बढ़ गया। किस आधार पर? धर्म के आधार पर बटा था। ठीक है, इसने जो कि इस जो है आपका धार्मिक विद्वेष की कट्टरता को और भी गहरा कर दिया। ये हमने भूमिका बना दी है एक हल्का सा प्रश्न के संदर्भ में। अब चलते हैं प्रश्न के मेन उत्तर की तरफ, जो हमारी डिमांड है कि कैसे ये जो कि धार्मिक विद्वेष जो कि आंतरिक असुरक्षा का कारक है। भारतीय संविधान के, थोड़ा सा संविधान का एंगल भी इसमें हम रिलेट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का धर्म निरपेक्षता स्वरूप सभी धर्मों को लेकर तटस्थ है, परंतु सभी में धार्मिक कट्टरता फिर भी देखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय आप प्रियम्बल देखोगे वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है धर्म, भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है ना। तो उसी संदर्भ में बात करें कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्षता स्वरूप सभी धर्मों को लेकर तटस्थ है, परंतु सभी में धार्मिक कट्टरता देखी गई है। इस्लाम कैसे धार्मिक कट्टरता देखी गई, अब ये बात करते हैं। इस्लामिक चरमपंथ हो या हिंदू चरमपंथ हो, ने समय समय पर अपनी श्रेष्ठता अथवा हार का बदला लेने जैसी भावना ने भारत में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही चुनाव के समय तेजी से बढ़ते धर्म का राजनीतिकरण इस कट्टरता के आग में घी का काम करता है। देखते हैं आप, जब भी चुनाव आता है धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। धर्म के कुछ महंत गुरु दो तीन पक्षों से आते हैं, डिबेट शुरू हो जाता है, न्यूज़ अपनी टीआरपी लेती है, और जो आपके राजनीतिज्ञ हैं वो अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में होते हैं। पर इसका जो प्रभाव होता है बहुत दूरगामी और दुष्प्रभाव होता है, जिससे जो कि धार्मिक कट्टरता को जन्म होता है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने आंसर को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ हमको एग्जांपल देना होगा कि हाँ कैसे ये आंतरिक सुरक्षा में बाधित है। देखो, भारत में तमाम घटनाएं, जैसे 1984 का जो दिल्ली का दंगा था, गुजरात गोधरा जो कांड था, दंगा था, बाबरी विध्वंस देख सकते हो आप, गाजीपुर में कई बार दंगे हुए हैं इस चीज़ को लेकर, आदि घटनाओं ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है। धार्मिक कट्टरता के कारण समाज की जो शांति व विकास था वो भंग होती रही है समय समय पर, और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण का निर्माण होता है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति अपने हिसाब से असुरक्षा महसूस करते हैं। एक धर्म का कम्युनिटी दूसरे धर्म की कम्युनिटी से एक दूसरे से असुरक्षा महसूस करता है और उनके ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है, जो भारत की विभिन्नता में एकता को चुनौती देते हुए आंतरिक सुरक्षा से में खतरा उत्पन्न करती है। भारत को कहा जाता है ना कि भारत जो कि विभिन्नता में एकता वाला देश है, तो ये चीज़ें जो कि भारत की विभिन्नता में एकता को चुनौती देता है और इस चुनौती को देते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया कि किस तरह से धार्मिक कट्टरता जो है कि आपका हमारे आंतरिक सुरक्षा में बाधित या खलल डालता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन किया है, जो कि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि चुनौती उपस्थित है। आप इस कथन से कहाँ तक समझ, इससे निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति, जो निपटने के लिए रणनीति है, इसके लिए मैंने एक पॉइंट अपने से इसमें ऐड किया है कि धार्मिक कट्टरता के कारण को मैंने पहले बता दिया है। क्यों? देखो, अब कारण बता दिया है तो इस आधार पर हम जो कि उपाय इसको लिख सकते हैं। देखो, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का हमको कारण पता होगा तो समाधान करने में आसानी होगी उन कारणों का निवारण करके। अब जैसे मैं इस कारण को बताने के बाद अगर समस्या का उपाय बताऊँगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, मैं ऐसे हवा में उपाय नहीं बता रहा हूँ, ये कारण है, इसी आधार पर जो कि मैं इसका उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन देता है एग्जामिनर को कि जो बच्चे ने लिखा है या जो छात्र ने लिखा है कि हाँ उसने जो कि उपाय सही लिखे हैं, ऐसे नहीं हवा में लिख दिया है, मतलब इसके पीछे कारण जो उपाय के तर्क है वो सही है। देखो, तो धार्मिक कट्टरता के कुछ कारण है, जैसे मैंने क्या लिखा पहला, अशिक्षा के कारण लोगों में जो कि जागरूकता नहीं है ना, लोग एक दूसरे के कम्युनिटी को की भावना को समझ नहीं पाते हैं।
दूसरा मैंने लिखा है जागरूकता की कमी है। कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी धार्मिक प्रकांड में इतने घुल मिल जाते हैं कि वो अपने ही धर्म को सर्वोच्च मानने लगते हैं और उसी के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। फिर भी इसमें अभी भी जागरूकता कमी, तो ये हम एक समस्या, इसके समस्या का कारण है। दूसरा है हमारा समाज धीरे धीरे धार्मिक असहिष्णुता की ओर चला जा रहा है। हमारा धार्मिक स्वरूप जो कि असहिष्णु होता जा रहा है, मतलब कि धार्मिक सहनशीलता जो कि कमी दिखाई दे रही है। तीसरा आप देख सकते हो धार्मिक सुरक्षा असुरक्षा का भाव। एक धर्म के कम्युनिटी को लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है, जबकि दूसरे कम्युनिटी को लगता है कि शायद हमारा धर्म खतरे में। इस वजह से जो कि ऐसे क्लैश या फिर ऐसे कट्टरता उत्पन्न होने के चांसेस बने रहते हैं। और देख लो क्या है, धर्म का राजनीतिकरण, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था, चुनाव के वक्त हो जाता है शुरू ये सब चीज़ें। और एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है फेक न्यूज़। आजकल फेक न्यूज़ आप देख रहे हो काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो फेक न्यूज़ का तेज़ी से बढ़ता प्रचार प्रसार, तो कहीं भी झूठी खबरें अफवाह फैलाकर जो है कि दंगे कराए जाते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपको सामने देखने को मिली है। तो ये कुछ कारण है। अब देखो अब आपको क्या होगा, उपाय लिखने में थोड़ा सहजता होगी। धार्मिक कट्टरता से निपटने के उपाय, जो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड डिमांड था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, देखो शिक्षा की पहुंच सभी तक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। और ऐसा नहीं कि एक पढ़ा लिखा आदमी है पर वो उसको धार्मिक जागरूकता से वो जो कि उसके अंदर धार्मिक जागरूकता की कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहुंच भी होना चाहिए, साथ ही जो शिक्षा वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, ताकि उसके अंदर धार्मिक जो सहिष्णुता है उसकी भाव उत्पन्न हो। दूसरा, एक समान कानून संहिता की आवश्यकता है सभी व्यक्ति के लिए। अब जैसे देखो हमारे देश में क्या होता है, कुछ कानून जो कि धार्मिक कानून को मान्यता दी गई, जैसे कुछ मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, हिंदू धार्मिक कानून है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कानून होना चाहिए, चाहे व्यक्ति वो किसी भी धर्म का हो, और वो जो कि सभी पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो धार्मिक कट्टरता को इससे थोड़ा सा कमी इसमें देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय के रूप में हम सुझाव दे सकते हैं, धर्म को निजी विषय तक सीमित रहना चाहिए। देखो धर्म क्या होता है, कभी कभी धार्मिक गुरु उत्तेजना में आ जाते हैं या फिर अपने प्रचार प्रसार के लिए कि हम लोगों की नज़र में बने रहे, तो कुछ चले जाते हैं ऐसे मामलों पे कमेंट कर देते हैं, जैसे कुछ राजनीतिक मामले हो, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, जिनमें उनका जो कि वो कमेंट करना उचित नहीं था, फिर भी कमेंट कर देते हैं, जिससे जो कि क्लैश की एक माहौल बन जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दंगे उंगे के माहौल बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से जो कि धर्म को जो कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। चौथा, हमने जो कारण बताया था फेक न्यूज़ वाली बात याद करो। तो फेक न्यूज़ पर रोक लगाने की आवश्यकता है तथा लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है, जिससे समाज में पुनः धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हो सके। फिर अगला उपाय में आप कह सकते हो एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रीय स्तर पर जो कि विभिन्न प्रोग्राम कराइए, जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग जो कि शामिल हो। कुछ नुक्कड़ नाटक कराइए जो कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दो। ऐसे दे जिससे लोगों के मन में जो कि धार्मिक सुरक्षा, ऐसा ना हो कि धार्मिक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो। धार्मिक सुरक्षा का भाव बना रहे और जो है कि एक दूसरे के साथ मधुर स्वभाव बने रहे। तीसरा आपका क्या कह सकता है, हिंसा की स्थिति में प्रशासन को सूझबूझ के साथ और शक्ति के भी आवश्यकता होती है। जहाँ भी अगर देख रहे हैं ऐसे कहीं दंगा या हिंसा हो गया, तो वहाँ पे सबसे मेजर रोल जो होता है प्रशासन को होता है कि किसी भी तरह इसको जो कि शांत करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो कि प्रशासनक को एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाए इस कंडीशन से निपटने के लिए, जिससे वो जो कि सूझबूझ से कार्य कर सकें और ज़रूरत पड़े तो शक्ति का भी प्रयोग करें। और अगला सुझाव मैंने क्या दिया, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पे, जैसे कुछ एरिया जहाँ पे बार बार ऐसे कांड हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करो, आप ड्रोन का प्रयोग करो, सीसीटीवी कैमरे का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लगाओ। मतलब जो कि तकनीकी स्तर पर जो कि प्रयोग को बढ़ावा देकर वहाँ पे निगरानी रखा जा सकता है, ताकि जिससे जो कि ऐसे होने वाले घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा, जैसे जो भारत में क्या होता है कि धर्म की राजनीतिकरण हो जाती है, तो आप उसको रोकने के लिए जो कि चुनाव आयोग हमारा जो कि रोपा एक्ट में कुछ संशोधन करके जो कि राजनीतिक दल वो उम्मीदवार को मतलब कि एक हद तक ही धर्म के मामले में बोलने का अधिकार दे। इससे ज़्यादा ना हो कि धर्म के देश में जो कि असुरक्षा या धार्मिक कट्टरता की भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसा माहौल बन जाए। तो इस पर भी कुछ चुनाव आयोग जो है कि अपने सुझाव या रोपा एक्ट में कुछ संशोधन या मतलब रोपा एक्ट में संशोधन करने के सुझाव जो कि गवर्नमेंट को दे सकती है। ये हमने देखो उपाय बता दिए। अब अगर आपको भी लगता है कुछ उपाय, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं, वेरी शॉर्ट कंक्लूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा बहुत कम है, 200 शब्द सीमा में हमको करना है। तो देखो कंक्लूजन करते हैं, भारत में धार्मिक कट्टरता के साथ धार्मिक सद्भाव की भी इतिहास रही है। अब ऐसा नहीं कि भारत का इतिहास जो कि सिर्फ धार्मिक कट्टरता का है, बहुत सारे ऐसे क्रांति हुए हैं जिसमें धार्मिक सद्भाव, जैसे 1857 की क्रांति ले लो, हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मिसाल था इस युद्ध में, है ना। तो धार्मिक सद्भाव की भी इतिहास रही है भारत। ऐसे में इतिहास एवं समाज की अच्छाई को प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक सिंपल सा मैंने एक
बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है। आप चाहे तो इसमें कुछ डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और बाकी जो चुनौती था वहाँ पे भी आप कुछ डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे करना चाहिए था, ताकि इससे ये और स्पष्ट होता है कि किस तरह से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा एक प्रयास है आप लोग को थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के अभ्यास कराने के लिए। आपको कैसा लगा ये अभ्यास? अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। आगे अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो बनते रहे तो आगे मैं फिर भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी त्रुटियाँ हों, जो भी कमियाँ लगे आपको अपने स्तर से, आप उसको सुझाव के तौर पर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।